एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से काफी आलसी था। वह कभी खेती करने जाता, कभी नहीं जाता। मोहन की इसी आदत की वजह से उसे काफी गरीबी का सामना करना पड़ता। सुनिए, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है और आप आराम ही करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भूखा मरना पड़े। ठीक है राधा, मैं खेत पे जाता हूँ। तुम मनोहर की दुकान से राशन उधार ले आना। मैं उसको 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा। इतना कहकर मोहन खेत में काम करने चला जाता है। थोड़ी देर काम करने के बाद वह काफी थक जाता है। तेज धूप होने के कारण वह गुस्से से घर की ओर जाता है। ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है। भला इतनी तेज धूप में कौन काम कर सकेगा? पता नहीं भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। मोहन गुस्से से नदी में कूदकर जान देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नदी से जलदेवी प्रकट होती हैं। रुको, कौन हो तुम और तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? हे देवी, मेरा नाम मोहन है। मैं एक किसान हूँ, पर मेरी गरीबी से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। इसलिए मैं इस नदी में कूदकर जान देना चाहता हूँ। पर तुम तो कह रहे हो कि तुम एक किसान हो, तो तुम्हारे खेत में तो फसल लगी होगी। तुम फसल बेचकर अपना गुजारा क्यों नहीं करते बजाय जान देने के? हे देवी, मेरे खेत में कोई फसल नहीं लगी है। मैंने ज़्यादा खेती ही नहीं किया, ना कोई फसल लगा पाया। मोहन की बातें सुन जल देवी मोहन से कहती हैं, मोहन, अगर तुम अपनी गरीबी से परेशान होकर अपनी जान देना चाहते हो तो ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कुछ धन देती हूँ जिससे तुम धनवान बन सकते हो। तभी वहां एक घड़ा प्रकट होता है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। मोहन वह घड़ा लेकर घर आ जाता है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो तुम? देखो, मैं क्या लाया हूँ। अरे, ये राधा घर में नहीं दिख रही। कहाँ गई होगी? लगता है मनोहर की दुकान से राशन लेने गई होगी। मैं जल्दी जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। मोहन जल्दी से उस घड़े को एक बोरी के नीचे छिपाकर राधा को बुलाने चला जाता है। तभी राधा की पड़ोसी थोड़ी चीनी लेने राधा के घर आती है, लेकिन घर में किसी को न देखकर वो वापस जाने लगती है। तभी उसकी नज़र उस बोरी पर पड़ती है। ये क्या है? बहुत चमक रहा है। ऐसा क्या है इसमें? वह जैसे ही बोरी हटाती है वह देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये क्या? इस घड़े में तो सोने के सिक्के भरे हैं। इस राधा के पास ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ से आया? अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी। इतना कहकर वह उस घड़े को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी मोहन और राधा घर आते हैं। राधा, अब हमारी गरीबी के दिन गए। अब हम माला माल हो गए। आज मुझे जल देवी ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दिया है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों जाकर देखते, पर बोरी के नीचे कुछ न देखकर मोहन कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा घड़ा कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। अरे, अब क्या होगा? हाय, मेरा सोने के सिक्कों वाला घड़ा कहाँ गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जलदेवी ने घड़े को वापस से गायब कर दिया हो। आप वापस जलदेवी के पास जाओ और उनसे पूछो जाके। मोहन जल्दी से जलदेवी के पास जाता है। हे देवी, प्रकट हो। मेरी समस्या का समाधान करो देवी। तभी जलदेवी प्रकट होती है। क्या हुआ मोहन? हे देवी, आपने जो मुझे घड़ा दिया था वह कहीं गुम हो गया है। देवी, कहीं आपने वो घड़ा वापस तो नहीं ले लिया? मोहन, मैं उपहार देकर कभी वापस नहीं लेती। देवी के इतना कहते ही मोहन जलदेवी से प्रार्थना करने लगता है। तभी जलदेवी उसे एक हीरा देती है। मोहन, यह हीरा ले जाओ, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेगा। मोहन हीरा लेकर वापस घर की ओर जाता। रास्ते में एक तालाब देखकर उसे प्यास लगती है। बहुत प्यास लग रही है। चलो इस तालाब में पानी पी लेता हूँ। जल्दी से फिर घर जाता हूँ। मोहन पानी पीने जैसे ही झुकता है उसकी पॉकेट से वह हीरा निकलकर पानी में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हीरा तो पानी में गिर गया।
अब मैं क्या करूं? ये कैसी किस्मत है मेरी? मुझे सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिला। पहले सोने के सिक्कों से भरा घड़ा गायब हो गया और अब हीरा भी तालाब में गिर गया। ये सब मेरे लालच और आलस की वजह से ऐसा हुआ है। शायद जल देवी मुझे यही समझाना चाह रही होंगी, तभी मेरे साथ ये सब हुआ है। अब मैं रोज अपने खेत में तन मन से काम करूंगा और मेरा खेत ही मुझे सब कुछ देगा। एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी शालिनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। शालिनी घर संभालती और रमेश गांव में चूड़ियां बेचता था। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। रमेश की चूड़ियां बहुत खूबसूरत होती। लोग रमेश की चूड़ियां देखकर ही आकर्षित हो जाते। अरे भैया, कैसे दिए चूड़ी? ले लो बहन, 20 रुपए दर्जन है बस। बहुत ही अच्छी चूड़ियां हैं। अच्छा तो ठीक है, 2 दर्जन दे दो फिर। रमेश चूड़ियां बेचकर शाम को घर आता है। ये लो शालिनी, आज की कमाई। अरे वाह, लगता है आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ शालिनी, बस ऐसे ही हमारी चूड़ियां बिकती रहें तो हम जल्द ही काफी अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेंगे और अपना घर ठीक करवा लेंगे। हाँ, सही कहा आपने। थोड़े पैसे तो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़े पैसे और इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपना घर ठीक करवा लें। आखिर हमारी मेहनत ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। अगले दिन फिर रमेश चूड़ी बेचने जाता है। चूड़ी बेचकर शाम को रमेश घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक पीछे से एक कार तेजी से आती है और रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रमेश बुरी तरह घायल हो जाता है। रमेश के इलाज में शालिनी के काफी रुपए खर्च हो जाते हैं। शालिनी, रमेश की हालत अब ठीक है, लेकिन रमेश को 1 महीने तक कोई काम नहीं करना होगा। उसे सिर्फ आराम करना है, तभी वह फिर से चल फिर सकेगा। अब रमेश आराम करता और शालिनी उसकी देखभाल करती। एक दिन रमेश शालिनी से कहता है, शालिनी, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो। तुमने जो भी रुपए जोड़कर रखे थे, सारा मेरे इलाज में लगा दिया। हमारा घर ठीक करवाने का सपना टूट गया। अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप सही सलामत रहे। अब कुछ दिन की ही तो बात है, आप फिर से चलने लगेंगे। पर शालिनी, घर में तो अब कुछ भी रुपए नहीं बचे होंगे। तुम घर कैसे चला पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। शालिनी, मैं सोच रहा था, जब तक मैं चल नहीं सकता, क्यों ना हम बड़े भैया से मदद मांग लें। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं एक बार मदद मांग कर देखती हूँ। शालिनी रमेश के बड़े भाई के पास मदद मांगने जाती है। राजेश का बड़ा भाई जगन और उसकी पत्नी मनोरमा शालिनी की कोई मदद नहीं करते। निराश होकर शालिनी अपने घर आ जाती है। मुझसे मदद मांगने आई थी? मैं किसी की मदद नहीं करता। छोटा भाई है तो क्या हुआ? मैं अपने रुपए किसी के लिए क्यों खर्च करूं? बिल्कुल सही किया आपने। बड़ी आई मदद मांगने। हमारे लिए क्या किया है आपके छोटे भाई ने जो हम उसकी मदद करें? कुछ दिनों बाद रमेश पूरी तरह से ठीक हो जाता है और चलने लगता है। शालिनी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई काम देख लूँ, क्योंकि चूड़ियों का व्यापार करने के लिए तो हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। अगले दिन रमेश काम ढूंढने जाता है। पूरा दिन इधर उधर काम ढूंढने के बाद भी रमेश को कोई काम नहीं मिलता। रमेश वापस घर आ जाता है। क्या हुआ? आप तो काम ढूंढने गए थे, वापस क्यों आ गए? शालिनी, कहीं कोई काम नहीं मिला। तो अब क्या होगा? तभी अचानक राजेश की नजर पास रखी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। शालिनी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचूंगा। राजेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेच देता। धीरे धीरे राजेश और शालिनी का गुजारा होने लगा। एक दिन राजेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक घायल बकरी दिखाई देती है। अरे, ये बकरी किसकी है? ये तो घायल है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। राजेश उस बकरी को घर ले आता है। अरे, ये बकरी किसकी ले आए आप?
सालनी, ये बकरी मुझे जंगल में घायल पड़ी दिखी। आसपास कोई भी नहीं था तो मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा किया आपने, ये बकरी बहुत प्यारी लग रही है, मैं इसकी रोज देखभाल करूंगी। सालनी उस बकरी की अच्छे से देखभाल करती और रमेश जब लकड़ी काटने जाता तो बकरी के लिए खूब सारी हरी घास लेकर आता। थोड़े ही दिनों में बकरी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। देखो, हमारी बकरी बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। हाँ सालनी, तुमने इसकी इतनी देखभाल जो की है। तभी अचानक बकरी बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी इतनी देखभाल की। हाँ, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ और मैं लोगों के मन की परीक्षा लेती हूँ। तुम दोनों की भी मैं परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को उपहार दे रही हूँ। ये लो। जादुई बकरी उन्हें खजाने की मटकी देती है। ये तुम्हारा इनाम है, अब तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जादुई बकरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी देखभाल हमेशा ऐसे ही करेंगे। नहीं राजेश, अब मुझे जाना होगा। इस दुनिया में और भी जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मुझे सहायता करनी है। इतना कहकर जादुई बकरी गायब हो जाती है। खजाने की मटकी पाकर राजेश और सालनी दोनों बहुत खुश होते हैं। वे अपना अच्छा घर बनवा लेते हैं और सुख सुविधाओं के साथ खुशी से रहने लगते हैं। राजेश एक बहुत बड़ा कारखाना खोलता है और बहुत सारे लोगों को नौकरी देता है। अरे सुनते हो, कुछ पता है आपको? आपका छोटा भाई रमेश कितना धनवान हो गया है। हाँ मनोरमा, मुझे सब पता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल तक जो हमसे मदद की भीख मांगता था, आज अचानक उसके पास ऐसा क्या हाथ लग गया जो वो इतना धनवान हो गया। कारखाना लगवा लिया, घर बनवा लिया, ये सब कैसे? अरे सिर्फ सोचते ही रहोगे या पता भी लगाओगे? ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? जगन इस बात का पता लगाता है और उसे पता लग जाता है कि राजेश के पास खजाने की मटकी है। अच्छा, तो ये राजेश के पास खजाने की मटकी है, इसीलिए वो इतना अमीर हो गया है। क्या आपके छोटे भाई के पास खजाने की मटकी है? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, पर मुझे वो खजाना चाहिए, समझे आप? जगन चुपके से राजेश के घर जाता है और खजाने की मटकी को चुराकर घर ले आता है। मनोरमा, देखो मैं खजाना ले आया। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो हम भी खूब अमीर हो जाएंगे। जल्दी से इसमें से ढेर सारा सोना लेकर सोनार के यहाँ से बेच आओ। जगन खूब सारा सोना लेकर सोनार के यहाँ बेच आता है और खूब सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वही सुनार जगन के यहाँ पुलिस लेकर आता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है जिसने मुझे सोने के बदले पीली मिट्टी बेच दी। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो आपको असली सोना बेचा था। इतना कहकर जगन खजाने की मटकी देखता है जिसमें सारा सोना मिट्टी बन जाता है। अरे, ये सब कैसे हो गया? सोना मिट्टी कैसे बन गया? जगन, तुमने सुनार को नकली सोना बेचा, इसलिए हम तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। पुलिस जगन को जेल में बंद कर देती है।